Okay, and I'll share my YouTube link for this. मैं ये lecture का ना I'll upload it on YouTube and share the YouTube link with you all. Okay. So Chandi Utsav is very important. Never mind. चलो, let's go on. So we अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा नित्यश्री ने that if the asset is hold for exactly 12 months, then उसको short term treat करना है या long term treat करना है. अभी ये the following are assets are treated as short term assets if they are held for not more than 12 months. Now what is more than 12 months? मतलब exactly 12 months है. If it is exactly 12 months, then it is short term asset. अगर 12 मंथ से ज्यादा हो गया तो इट बिकम्स लॉन्ग टर्म. वैसे ही ये कैपिटल दूसरे एसेट्स के लिए भी सेम है. नॉट फॉर मोर देन 36 मंथ्स मींस अप टू 36 मंथ इट इज शॉर्ट टर्म एसेट. मोर देन 36 मंथ इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. इज दैट क्लियर? सो वी कुड हमने कल देखा शॉर्ट टर्म एसेट क्या होता है और लॉन्ग टर्म एसेट क्या होता है. इन नॉर्मल कॉस्ट शॉर्ट टर्म एसेट मींस ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर 36 months. Long term asset means assets hold for more than 36 months, which are held for more than 36 months. For securities listed in stock exchange, asset which is hold for 12 months is short term capital asset, and assets which are hold for more than 12 months is a long term capital asset. Then we studied in case when the अगर एसएससी को गिफ्ट करके कोई एसेट मिलता है, if he is not the actual owner of the asset and he receives that asset as a gift, then the period of जब प्रीवियस ओनर ने उसको एक्वायर किया होगा वो एसेट को, उस दिन से हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा. वी स्टडी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सेल. सिंपल वर्ड्स में हम सेल पे ही जाएंगे, हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे. Then we understood how do we calculate short term capital gain. तो short term capital gain calculate करने के लिए sales consideration minus cost of acquisition, cost of improvement and cost incurred in connection with transfer. अगर सेल करने के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो भी आप माइनस करोगे तो you get short term capital gain. मैम Yes. मैम जीरो कूपन बाउंड्स क्या होते हैं? क्या क्या क्या? I could not get you. जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं वो? Zero coupon bonds. ये ना bonds they were issued during one period of time. It was named zero coupon bonds. Actually वो कुछ नहीं है, नाम है basically. It's just merely the name of the bonds. तो उसका कुछ मतलब कुछ है नहीं उसका यूज या क्या? नहीं उसका यूज है ना, वो आपके इसमें आएगा ना. It is not a capital asset. होते क्या है ये एग्जैक्टली? बट मैम मतलब अभी ये ना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इशू करता है ना विथ द कंडीशन विद द, मतलब उसका इशू के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. ये ना अभी नहीं होता. these were old stories जब लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे शेयर्स डिबेंचर्स में. they used to invest only in gold. तब attract investment, government used to have all these bonds. Okay. ओके मैम, थैंक यू. सेल्स कंसिडरेशन. अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेल्स कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, नेट सेल्स रियलाइजेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, that is cost of acquisition into previous year's inflation index upon cost inflation index of year of acquisition. कल मैंने आपको बोला था 81 82 बेस है, but now I think the base has changed. It is 2001 2. अगर आप, मैंने आज आप लोग के साथ जो शीट शेयर किया अगर आप वो देखोगे तो you'll come to know. Just a minute.
Now 2001-2 is your base year and base year is treated as 100. अब base year है 1-2, 2001, 2002. तो उसके पहले का अगर एसेट होगा, this is the base year and it is treated as 100. उसके पहले का एसेट होगा तो हम लोग 1-2 का ही वैल्यू लेंगे. We'll consider the value of 1-2, 2001, 2002. सो नेट सेल्स रियलाइजेशन में हम माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ये माइनस करने के बाद जो आपको बैलेंस आएगा, वट एवर बैलेंस यू गेट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अभी आज हमको इसके आगे से करना है. नाउ व्हाट इज नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? व्हाट इज नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? Cost to previous owner is considered as cost of acquisition to the SSE if that capital asset becomes a property in cases like distribution of asset on partial or total partition of Hindu undivided family, acquisition of property under gift and will, acquisition of property by HUF where one of its member has converted his self-acquired property into joint family property आफ्टर December 31st, 1969. मीन्स जहां पे जो ओनर सेल कर रहा है, जो एसएससी है, अगर वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है लेकिन उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, he does not has any cost of acquisition, then in that case जहां पे प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले ओनर का, उससे पहले जो ओनर है उसका क्या कॉस्ट है उसको कंसिडर करते हैं. तो कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे एसएससी को प्रॉपर्टी फ्री में मिलेगी? तो सबसे पहले जहां पे पार्टीशन होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है पार्शियल या टोटल, तो उसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको जो प्रॉपर्टी मिलती है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. यस और नो? अभी आपके Yes, घर ma'am. में सपोज घर की प्रॉपर्टी है, यू लिव इन एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस भी कॉमन है, प्रॉपर्टीज भी कॉमन है. तो कल सपोज पार्टीशन होता है, पार्टीशन में जो भी आपको मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता, यू डोंट पे फॉर दैट. ऐसे केस में योर कॉस्ट इज निल, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने उसको जब परचेस किया होगा तो कुछ तो प्राइस पे किया होगा, तो वी कंसीडर द प्राइस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉस्ट कंसीडर करते हैं. अगर गिफ्ट या विल से प्रॉपर्टी मिली है तो उसमें भी हमको प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, तो हम प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कंसीडर करते हैं. अगर कोई एचयूएफ का मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ में मर्ज कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा एचयूएफ है, मतलब आई हैव अ फैमिली एचयूएफ एंड आई हैव माय पर्सनल प्रॉपर्टी, मैंने वो पर्सनल प्रॉपर्टी को एचयूएफ में इंक्लूड कर दिया, आई हैव गिवन दैट प्रॉपर्टी टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आफ्टर December 31st, 1969, देन ये प्रॉपर्टी एचयूएफ को फ्री में मिली है. एचयूएफ हैज गॉट दिस फैमिली this property free of cost, so that whatever HUF got free of cost that will be considered as, उसके लिए notional cost of acquisition लेंगे, that is the cost of the previous owner. Cost of improvement means all expenses of capital nature in making any addition, alteration to capital asset by SSE. Expenditure after 31st March, यहाँ पे 1981 नहीं आएगा, 2001 आएगा. Recent says that it has to be 2001. Instead of 1981, it will be 2001-2. मतलब 2001-2 से पहले का जो प्रॉपर्टी में आपने इम्प्रूवमेंट लिया है, किया है प्रॉपर्टी में, वो ऑटोमेटिकली फेयर मार्केट वैल्यू में कवर हो जाता है.
Richa, I'm going to send. I've already started the recording if I'm not wrong. Recording is already in progress. If you're not keeping well, don't worry. I'll be sharing the link of this recording, but don't expect me to share it today itself. I'll do it tomorrow morning. Okay. So expenditure after 31st March 1981. 1981 की जगह you should remember 2001 will only be considered. Inflation index I have already explained you. कल ही एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स. The attendance is still less. आप लोगों ने तो बोला कल का लेक्चर अच्छा था, तो आज अटेंडेंस क्यों कम है? How to calculate that also we have done. या जहां जहां भी आपको 1981 दिख रहा है ना, वहां पे प्लीज टेक इट एज 2001 because this is the amendment that has come up. Capital asset acquired before 1st April 2001. अगर capital asset, okay, fine, no problem. Actually we have covered majority things yesterday. So जहां पे भी ये 1st April 1981 है ना, there will consider 1st April 2001. So if capital asset is acquired before 1st April 2001, then how do you calculate index value, index cost? That will be cost or fair market value on 1st April 2001, whichever is higher. पहले 81 से पहले का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है या जो अभी का कॉस्ट है वो ज्यादा है? सपोज कोई एसेट था जो 2001 से परचेज किया था. सपोज आपका घर है, आपके पेरेंट्स ने 2001 से पहले परचेज किया था. जब परचेज किया तो परचेज प्राइस ऑफ दैट फ्लैट वाज or that bungalow was 10 lakhs and fair market value on 1st April 2001 is 15 lakhs. तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे? कॉस्ट. व्हाट यू विल बी कंसीडरिंग कॉस्ट? ये परचेज प्राइस है फॉर एग्जांपल 1st April 2000 का. 1st April को आपने एक प्रॉपर्टी परचेज किया जिसका प्राइस था 10 lakhs. 1st April 2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 15 lakhs. It is purchased before 1st April 2001. वो कभी परचेज हुआ है? 1st April 2001 के पहले परचेज हुआ है. तो हाउ यू विल कैलकुलेट कॉस्ट? क्या लोगे? 10 लाख लोगे या 15 lakhs लोगे? What you will consider as cost? मैम 15 lakhs. Yes, थोड़ा समीक्षा. Can you be little louder? I think today now. Yes. 15 lakhs. 15 lakhs.
यस, जो भी कॉस्ट है, परचेज प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर, हमको वो लेना है। अगर आपका परचेज प्राइस है 18 lakhs, परचेज प्राइस है 18 lakhs, परचेज प्राइस ऑन 1 April 2000, it is 18 lakhs. And on 1 April 2001, it is 15 lakhs. अब क्या लोगे? What you will consider as cost? 18 lakhs. 18 lakhs, whichever is higher. अगर कैपिटल एसेट 1 April 2001 के बाद एक्वायर किया गया है, इफ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड आफ्टर 1 April 2001, तो जो भी कॉस्ट है वही लेना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ चॉइस ही नहीं है। Cost into cost inflation index of the previous year divided by cost inflation index for year of purchase. Capital asset acquired by SSC before 1 April 2001 and originally purchased by the owner before 1 April 2001, पहले से ही परचेज किया हुआ है। The asset is purchased prior to 1 April 2001. तो क्या करोगे? कौन सा प्राइस लोगे? आपका एसेट नहीं है, प्रीवियस ओनर का, आपको तो वो फ्री में मिला है, तो अभी प्रीवियस ओनर का है, तो भी उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेगा 1 April 2001 में, और प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट है वो लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हाई दैट वी हैव टू गेट। इन शॉर्ट, द क्रक्स इज दैट कि अगर आपने परचेज किया है 2001 से पहले, तो फेयर मार्केट वैल्यू और आपका परचेज प्राइस विच एवर इज हायर वो लेंगे। अगर आपने नहीं परचेज किया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, फ्री में मिला है, विल में मिला है, देन इन दैट केस, अगर 1 April 2001 के बाद की बात है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 1 April 2001 के पहले की बात है, तो फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट, किसका भी कॉस्ट हो, प्रीवियस ओनर का हो या करंट ओनर का हो, जिसका भी कॉस्ट है उसको कंपेयर करेंगे and whichever is higher वही लेंगे। Means you should always remember whenever you compare, it will be cost or fair market value, whichever is higher. Whosoever has purchased, सेम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1 April 2001 के पहले है तो उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ आपको वही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है जो 1 April 2001 के बाद है।
बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स पता है आप लोगों को? व्हाट इज बोनस शेयर्स? The shares which are given to the existing equity shareholders at free of cost. Yes, any shares which are given to existing shareholder free of cost is called bonus shares. तो बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा? बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या value. रहेगा? Market value. अरे बाप रे, बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल ऑलवेज बी निल ना. बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हैज टू बी निल ना, बिकॉज फ्री में मिला है ना. अभी तो आपने बोला फ्री में मिला है, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे रहेगा? और अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है. लेकिन अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला है तो द वैल्यू विल बी निल. Yes, now this is important. Capital gain in case of compulsory acquisition of asset. कल हमने देखा था compulsory acquisition of asset. Did we studied compulsory acquisition of asset? Yes, ma'am. क्या पढ़ा था बताओ? What did we study? When What is government compulsory acquisition? Yes, I'm waiting for you all to answer. when government takes the land of the accessee without his voluntary permission. Yes, when government by any law takes away the property of the SSC compulsorily, then there we say that there is a compulsory acquisition. हाईवे जा रहा है, आपका घर घर आ रहा है बीच में, गवर्नमेंट ने आपका घर कंपल्सरीली एक्वायर्ड कर लिया. सो इन दैट केस गवर्नमेंट जब तक आपका ये डिसाइड करे, till the date the government decides what will be the value compensation, how do you calculate, what will be your calculation? तो चार्जेबिलिटी इनिशियल कंपनसेशन इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सब गवर्नमेंट ने जो भी आपको फर्स्ट टाइम दिया कंपनसेशन, उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझते हैं. और उसी ईयर में हम कैलकुलेशन करते हैं जिस ईयर में हमको फर्स्ट कंपनसेशन मिलता है. कब चार्ज होता है, कब कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है? कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है उस ईयर में जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ है. उसके बाद एनहांस्ड कंपनसेशन, आपको 10 लाख दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कोर्ट ऑफ लॉ में गए, केस जीत गए, तो गवर्नमेंट ने और 5 लाख दिया. दैट इज एनहांस्ड कंपनसेशन. गवर्नमेंट ने आपको एक अमाउंट दिया लेकिन आपको लगा वो अमाउंट बहुत ही कम है, तो आपने क्या किया, यू वेंट टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड देयर यू वोन द केस. तो आपको एडिशनल कंपनसेशन मिला. दैट एडिशनल कंपनसेशन को हम एनहांस्ड कंपनसेशन बोलते हैं. एंड इट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड. जिस ईयर में आप केस जीते वो ईयर में नहीं टैक्सेबल है. जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिला उस ईयर में आपको वो टैक्सेबल है. Nature of capital gain shall be the same as the nature of capital gain with reference to original compensation. Cost of acquisition is actually यहाँ पे मिस्टेक है. Cost of acquisition cannot be nil. अगर आपने परचेज किया है, आपका परचेज प्राइस है, तो हाउ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी निल. अगर आप अपने एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने तो सेल तो किया नहीं. द डे व्हेन यू कन्वर्ट योर कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन.
capital gain shall be charged to tax in the year in which stock in trade is sold or transferred by the SSC. The fair market value as on the date of conversion shall be deemed to be the sales consideration. फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आप लोगों को बताया था गोल्ड मेरे पास बहुत था, उसको मैंने गोल्ड ज्वेलरी में कन्वर्ट किया और ज्वेलरी शॉप ओपन किया. ज्वेलरी शॉप में से अब वो स्टॉक बिकने लगा, तो जब वो स्टॉक बिकेगा उस दिन मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगी. व्हेन आई विल कैलकुलेट कैपिटल गेन the day when that stock is sold. लेकिन उसका सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा? सेल्स कंसिडरेशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. इस पे अभी प्रॉब्लम्स हम करते हैं सो दैट वी गेट सम क्लैरिटी. ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. A building has been acquired by SSC on 1st June. नहीं, मैं एग्जाम्पल्स है ना. अब ये एग्जाम्पशन है. एग्जाम्पशन का मतलब आपको किसी ने बताया? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जाम्पशन? एनीवन हैज एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज एग्जाम्पशन? एनीवन? क्या बोलो बोलो. On what which do you this mean? law is not applicable. Exemption means the income which is not taxable under Income Tax Act. Exemption का मतलब क्या होता है? कोई इनकम जिस आपने अर्न की लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा. Income tax law will be applicable, but it is exempt. If you fulfill certain condition, then that income is not included in your total income. अभी अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे गेन हो रहा है, यू नो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? जिस घर में मैं रह रही हूँ वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल करके मुझे गेन होता है तो सेक्शन 54 में बोला गया है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF. ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को एप्लीकेबल है. एसेट सोल्ड इज अ लॉन्ग टर्म एसेट. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए. जो मेरा रेसिडेंशियल हाउस है उसका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा होना चाहिए. SSC should invest in another residential house property within the specified period time limit. मैंने घर बेचा, बहुत पुराना घर था, उसको बेचा, उस पे से मुझे जो भी अमाउंट रिसीव हुआ उसको मुझे क्या करना है? दूसरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है. और वो कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है? एक नॉर्मली इट इज गिवन दैट के उसको 3 इयर्स में आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया या जितना आपको कैपिटल गेन हुआ, जो भी कम होगा वो आपका क्या होगा? एग्जम्प्ट अमाउंट होगा. मीन्स उस पे आपको टैक्स नहीं भरना है. दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम. फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच के मुझे गेन हुआ. ध्यान से सुनो. नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर. आई हैव सोल्ड अ प्रॉपर्टी. क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है आई डोंट नो. आई सोल्ड अ प्रॉपर्टी विच आई वॉज होल्डिंग फॉर 10 years. 10 साल के बाद मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की. वो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद मुझे क्या होगा? लॉन्ग टर्म गेन होगा या शॉर्ट टर्म गेन होगा? 10 साल के बाद मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, वेदर आई विल बी हैविंग लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन. मैम लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म गेन होगा. यस. 10 साल के बाद प्रॉपर्टी बेच रही हूँ तो मेरा होल्डिंग पीरियड 3 years है, 3 years से ज्यादा है. सो लॉन्ग टर्म गेन हुआ. मुझे लॉन्ग टर्म गेन हुआ 20 lakhs. ठीक है. अब मैंने क्या किया? न्यू प्रॉपर्टी खरीदी. उसका टाइम लिमिट होता है एंड दैट टाइम लिमिट इज विद इन 3 years. और 3 years तक मुझे वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बॉन्ड्स में.
न्यू प्रॉपर्टी मैंने खरीदी 30 lakhs में, तो what will be the amount that will be exempted under section 54? इतना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 54। मुझे गेन हुआ था 20 लाख, मतलब मुझे 20 लाख दूसरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था, मैंने 20 लाख की जगह 30 लाख इन्वेस्ट किया, तो मुझे गेन कितना होगा? 10 lakhs. नहीं, my amount invested is 30 lakhs. ओके, मैं देखो आपको गेन कैलकुलेट करके दिया। गेन इज इन्वेस्टमेंट आई डिड इन न्यू प्रॉपर्टी, मैंने नया प्रॉपर्टी खरीदा, कितने का खरीदा? 30 lakhs का। एंड मुझे गेन हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 20 lakhs। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मुझे सिर्फ 20 lakhs इन्वेस्ट करना था अगर मुझे टैक्स बचाना है तो, पर मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 30 lakhs। तो what will be the amount that will be exempted under section 54? कितना exemption 20 मिलेगा? lakhs. Exemption says amount invested or capital gain whichever is less। 30 lakhs या 20 lakhs जो भी कम है वो मेरा एग्जाम्पशन है, मतलब मुझे 20 लाख तक का मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिलेगा, क्योंकि मेरा गेन 20 lakhs है, मुझे प्रॉफिट 20 lakhs का हुआ है, तो मुझे 20 lakhs इन्वेस्ट करना है। मैं उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करेगी। गवर्नमेंट कितना एग्जाम्पशन कंसिडर करेगी? मैक्सिमम जितना मेरा गेन है, दैट इज 20 lakhs। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे गेन उतना ही हुआ है, 20 lakhs का ही गेन हुआ है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 15 lakhs का। I purchased a new property and I purchased that property for 15 lakhs. Can you tell me now what will be exemption under section 54? 15 lakhs. 15 lakhs. कैसे आया 15 lakhs? Whichever is less. Whichever is less. मतलब मुझे 20 लाख इन्वेस्ट करना था, मैंने 15 ही किया। मुझे 20 लाख करना था, मैंने 15 ही किया, तो 5 लाख अभी भी मेरे पास पड़ा है। उस 5 लाख पे गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेगी। गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी मेरे पे? 5 लाख पे टैक्स लेगी एंड इट विल एग्जाम्प्ट 15 lakhs। समझ में आया? यस, नो? Yes, ma'am. टुडे ऑल आर स्लीपिंग। मजा ही नहीं आ रहा है मुझे। yesterday I enjoyed the lecture, today I'm not enjoying, I don't know why। are you all sleeping or I am making you bored? No, ma'am. I'm trying to give my best। सिर्फ 2 लोग आज आंसर दे रहे हैं, किरण है, मुझे लगता है दूसरी प्राची। तो आपके काम का जितना था मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोगों को इतना सब करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। सो आर यू ऑल प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम Yes, के लिए ma'am. रेडी हो? चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम।
Are you all ready with your pencil, pens and books? Yes, ma'am. So let's see first problem. Mr. X purchased a house property in December 1995 for rupees 1,25,000. मिस्टर एक्स ने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किए दिसंबर 1995 में फॉर 1,25,000 and an amount of rupees 75,000 was spent on the improvement and repairs of the property in March 2001. आपकी प्रॉपर्टी 2001 2002 से पहले परचेज की गई है. डेट ऑफ एक्विजिशन इज क्या? डेट ऑफ एक्विजिशन December 95, which is prior to 2001 2002. कितने में परचेज किए? 1,25,000. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है मार्च 2001 में, मतलब अगेन इट इज बिफोर 2001 टू मार्च 2001. कितना स्पेंड किया इम्प्रूवमेंट के लिए? 75,000. Mr. X sold the property to Mr. Y in the month of March 21. March 21 में प्रॉपर्टी सेल की है. किसको? मिस्टर वाई को. कितने में सेल किए? 23 lakhs. The fair value of property on 1st April 2001 was 3,50,000. अभी ये क्योंकि 2001 से पहले की प्रॉपर्टी परचेज है तो हमको उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे लेना पड़ेगा. फेयर मार्केट वैल्यू इन 2001 2 was 3,50,000. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट मिला के 2 लाख हो रहा है, वेयर फेयर मार्केट वैल्यू इज 350. तो हम 350 लेंगे बिकॉज प्रॉपर्टी इज परचेज बिफोर 2001 2. What is the capital gain chargeable in the hands of Mr. X for the assessment year 21-22? क्या इनकम टैक्स चार्ज करेंगे? What will be the tax chargeable? अभी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा? Whether there will be short term gain or long term gain? Long term gain. लॉन्ग टर्म गेन. बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, 95 में परचेज किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. सो वी आर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ नेम ऑफ द एसएससी. वो सब तो आपको पता ही है, बताया होगा ना. नेम ऑफ द एसएससी इज मिस्टर एक्स. असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर? 2021. 2021. ठीक है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. Particulars amount
Yes, what is full value of consideration? कितने में सेल किया? What is full 23 value lakhs. of consideration? कितने में सेल किया? Yes, please, if you all can put the answer in the chat box. Yes, it is 23 lakhs and I hope so आप सबके पास problem sheet है या नहीं है? I've posted in the group. $23 lakhs less cost of transfer कुछ भी नहीं है, बोला नहीं है प्रॉब्लम में, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कुछ नहीं है मिले, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. Now this property is acquired before 2001-2. 1-2 से पहले एक्वायर की गई है. अगर 1-2 से पहले अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, वी आर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी बिफोर 2001-2002, देन यू हैव टू टेक एक्विजिशन कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. तो क्या है इधर, एक्विजिशन कॉस्ट कम है या फेयर मार्केट वैल्यू whichever is higher, sorry, cost of acquisition or fair market value whichever is higher. तो क्या higher है? You will take fair market value as on 2001-2002. So we'll take fair market value. देखो, in cost of acquisition is 1,25,000, whereas fair market value is 3,50,000. तो ये दोनों में से क्या ज्यादा है? 2001-2 से पहले की प्रॉपर्टी है. अगर 1-2 के पहले की प्रॉपर्टी हो तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से. अगर 125 और 350 को कंपेयर किया तो व्हाट डू यू फाइंड? क्या ज्यादा है? 3,50,000. 3,50,000 इंटू 2021 का इंडेक्स है 301 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 1-2, दैट इज 100. कैलकुलेट करो कितना आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. 3,50,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100. What is your index cost of acquisition? Ma'am, 10,53,500. 10,53,500. Very good. कुछ आंसर्स आए आखिर. Will you consider in cost of improvement? ये cost of improvement जो मार्च 2001 में हुआ है, क्या आप ये कंसिडर करोगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? क्या हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना चाहिए? यस और नो? शुड वी टेक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? यस और नो? Yes, ma'am. नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी 2001-2 के पहले की है. अप्रैल 2001 से पहले मैंने इम्प्रूवमेंट किया और मैं अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले रही हूँ उस प्रॉपर्टी की, तो वो इम्प्रूवमेंट के बाद ही फेयर मार्केट वैल्यू आई होगी ना. सी, व्हेन आई एम टेकिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अप्रैल 2001, तो उस दिन पे जो प्रॉपर्टी जैसे दिख रही होगी उसी के हिसाब से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना. तो उससे पहले जो भी इम्प्रूवमेंट किया है 2001-2 से पहले जो भी इम्प्रूवमेंट किया है वो हमको कुछ भी कंसीडर नहीं करना है. वी आर नॉट सपोज टू कंसीडर एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1-2. 2001-2002 के पहले का कोई भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट नहीं लेना है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So what is your long term capital gain?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 23 lakhs. 23 lakhs तो कंसिडरेशन है, उतने में सेल क्या, उसमें से आप कॉस्ट माइनस नहीं करोगे, परचेज प्राइस माइनस नहीं करोगे? करेंगे. हाँ, तो 23 lakhs में से अगर 10,53,500 अगर मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? Yes, what is the balance? 12,46,500. So capital gain is 12,46,500. Is it clear? समझ में आया? आप लोगों ने क्या समझा ये प्रॉब्लम में? I just want to know. क्या आप लोगों ने ये प्रॉब्लम में क्या क्या समझा? पहली चीज ये समझी आप लोगों ने कि अगर आपका एक्विजिशन डेट 2001-2 से पहले का है, if acquisition is before 2001-2, then we compare cost of acquisition. हम cost of acquisition को compare करते हैं fair market value से, and we take the higher of both. हम क्या लेते हैं, उसमें से जो higher है वो लेते हैं. अगर 2001-2 से पहले कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो दैट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, उसको कंसीडर नहीं करना है. इम्प्रूवमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 2001-2 विल नॉट बी कंसीडर्ड. समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ ना? हाउ मेनी पीपल आर देयर? लेट मी चेक. ये सोनिया, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? आनम तो आज जवाब ही नहीं दे रहे हो आप. व्हाट हैपेंड? सोनाली गावड़े, दिवेश तलरेजा, किरण, नित्याश्री, प्राची, प्रचिति, प्रेरणा, प्रियंका. I want you all to put your answer in the chat box. समझा या नहीं समझा? रिया पुजारी, समीक्षा, शदीजा, सुमित, वैष्णवी, श्रेया दलवी. अगर आप लोग मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब आप लोग मुझे बताओ. नाउ यू टेल मी. Mr. Pankaj is the SSC. Purchased Fern House on 1st October 1981. कभी परचेज किया उसने? 81 में. For rupees 2 lakh and incurred 1 lakh on its improvement on 1st October 91. Its fair market value was on 1st April 2001 was 3,50,000. पंकज ने प्रॉपर्टी परचेज की 2 लाख की, 1 लाख का इम्प्रूवमेंट भी करवाया, लेकिन ये दोनों ही 2001 के पहले हुआ है. उसके बाद मिस्टर पंकज एक्सपायर्ड ऑन 1st October 2020. पंकज एक्सपायर हो गया 1st October को 2020 को. एंड द हाउस वाज इनहेरिटेड बाय हिज सन मिस्टर नितेश. मिस्टर नितेश ने अभी वो घर इनहेरिट कर लिया. अभी पापा एक्सपायर हो जाते हैं तो घर बच्चे का हो जाता है, तो वैसे ही मिस्टर नितेश के नाम पे अभी वो घर हो गया. और उसने क्या किया, 1 नवंबर 2020 को ही वो घर बेच दिया 25 लाख में. अब आप मुझे बोलो, पहले तो मुझे ये बताओ आपका एसएससी कौन है, पंकज है या नितेश है? फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एसएससी? Nitesh. पंकज और नितेश. यस, पंकज तो हो ही नहीं सकता है, वो तो गुजर गया. राइट और नॉट? इट कैन नॉट बी पंकज, इट हैज टू बी नितेश. यस, नितेश को प्रॉपर्टी मिली 1 अक्टूबर को 2020 को, और उसने वो प्रॉपर्टी 1 नवंबर को ही बेच दी.
So whether it is a long term capital gain or short term capital gain. फर्स्ट अक्टूबर को प्रॉपर्टी मिली, एक महीना दैट इज 1 नवंबर को उसने वो प्रॉपर्टी बेच भी दी. मैम बट हमको तो हाँ. फर्स्ट अक्टूबर 1981 से कंपेयर करना रहेगा ना, यस वेरी करेक्ट. क्यों लेकिन? क्योंकि वो उसके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वो होगा ना उसके फादर Yes. का, अगर जब उसके देखो, फादर ने परचेज की. यस अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है, विल में मिल रही है, इनहेरिटेंस से मिल रही है, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग जहां पे आपको प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, यू हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल पाई, तो आपका होल्डिंग पीरियड कब से चालू होगा? जब आपसे पहले वाले ओनर ने परचेज की होगी. मतलब हम मिस्टर नितेश का खाली होल्डिंग पीरियड नहीं लेंगे, हम पंकज से चालू करेंगे. पंकज ने खरीदी थी ना प्रॉपर्टी, पंकज ने कब खरीदी थी? अक्टूबर 81 में. नितेश ने वो बेची कभी? 1 नवंबर 2020 को. तो योर पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर 1981. 1 अक्टूबर 1981 से चालू होगा. और कब तक? जब तक बेच रहे हो, दैट इज 1 नवंबर 2020. तो कित हेलो, यस यस, regarding Lean Six Sigma. Okay, actually currently we are actually not looking out for now Six Sigma certification. Currently not interested. Yes. So ये पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 इयर्स से ज्यादा है ना? ये पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 इयर्स से ज्यादा है, तो एनी एसेट व्हिच इज होल्ड फॉर मोर देन 3 इयर्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. और उसमें होने वाला गेन क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा ना? Yes, ma'am. So I think I'm going to your fundamentals and I want that all these fundamentals should get cleared. Chalo, what is the name of the SSC? Mr. Nitish. Nitish. Assessment year is 2021-22 and previous year is 2021. कितने में बेचा प्रॉपर्टी? 25 lakhs. So यहाँ पे आएगा 25 lakhs. अब उसने परचेज किया था 2 lakhs में, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू है 350. तो आप 2 लाख लोगे या 3,50,000 लोगे? परचेज किया था 2 लाख में 81 में, 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 3,50,000. तो क्या लोगे? 2 लाख लोगे या 3,50,000 लोगे? 3,50,000. Yes, we'll take 3,50,000. So 3,50,000 into 301 upon 100 same आएगा. So what is your long term capital gain? Long term capital gain कितना होगा? 3,50,000 into 301, that is 2021 का इंडेक्स. 2021 का इंडेक्स है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 301 एंड 2001 2 का इंडेक्स है 100. So now you tell me what will be long term capital gain. कितना होगा long term capital gain? Ma'am, 14,46,500. Yes, correct. 14,46,500. Is it clear? Yes, ma'am. Anyone, any doubt? So यहाँ पे ये प्रॉब्लम में आपने क्या सीखा? What did you learn from this problem?
पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ, अगर फ्री प्रॉपर्टी है, गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, गिफ्टेड और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग of previous owner should also be considered. ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने क्या समझा? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ता है। अभी आपने ये क्वेश्चन मुझे नहीं किया, एक्चुअली करना चाहिए था। नितेश को तो फ्री में मिली ना, नितेश को तो फ्री में मिली, उसका तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील था, तो हम उसके पापा का लेते हैं या फिर फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज देयर। ओके, सो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए भी हमको प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेना है। मैम फिर से एक्सप्लेन करो ना वो आंसर। क्या हुआ? फिर से एक्सप्लेन करो ना मैम आंसर। आंसर ये 25 लाख। पूरा सम मैम। हाँ हाँ समझ। देखो 25 लाख में नितेश ने प्रॉपर्टी सेल की। द प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर 25 lakhs। ओके, ओके। परचेज किसने की थी? पंकज ने। कब पंकज। परचेज की थी? अक्टूबर 81, मींस ये 1981 2001 हाँ। से पहले है। तो 2001 हाँ। से पहले अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपको वो प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है और जो ज्यादा है वो लेना है। तो 2 हाँ। लाख और 350 में से क्या ज्यादा है? ये 2 लाख उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और ये 350 फेयर मार्केट वैल्यू है। तो विच इज मोर? 3,50,000। तो 350 लिया मैंने, 3,50,000 को इंडेक्सेशन लगाया इंटू 301 डिवाइड बाय 100। 2021 का इंडेक्स है 301 और 12 का इंडेक्स है 100, सो इंटू 301 डिवाइड बाय 100। तो माय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 10,53,500। 25 lakhs में से 10,53,500 माइनस किया तो माय प्रॉफिट इज 14 लाख। कितना आ रहा है? 46,500। Prachiti is saying it is 14,47,500. नहीं, it has to be 14,46,500. Prachiti, 500, 46,500 है. You do check. 14,46,500। Yes, it is 14,46,500. समझ में आया? अब इसमें भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमने नहीं लिया। 1 लाख वॉज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमने वो नहीं लिया। We did not consider cost of improvement. क्यों? इम्प्रूवमेंट हुआ है 91 में, which is 2001 के पहले का। यस मैम। 2001 के पहले अगर इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ तो आई नीड नॉट कंसिडर, क्योंकि मैं वैल्यू 2001 की ले रही हूँ तो उसमें इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैम अगर वो 2000 के बाद में होता तो इम्प्रूवमेंट वैल्यू लेते यस, थे फिर क्या? हम लेते थे ना, फिर वी वुड हैव टेकन, हम लेते थे। एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट करें। यस। Yes, Mr. Jeevan purchased one house on 1st October 2002. अभी ये देखो, ये परचेज कभी का है? 2001 के बाद का, for rupees 2,70,000. Mr. Jeevan died on 1st October 2015. अभी ये मर गया. And the asset was inherited by his son, Mr. Baldev, who sold the house on 1st January 21 for rupees 17 lakhs. अब आप बोलो कैसे करोगे? पहले तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। हम लोगों को जीवन का भी होल्डिंग पीरियड लेना है, तो 1st अक्टूबर से लेके 1st जनवरी 21 तक, तो इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितने में सेल हुआ है? 17 lakhs. यस सोल्ड फॉर रुपीज 17 lakhs.
2002 में प्राइस था 270, अभी मुझे 2002-3 का ये चाहिए, इंडेक्सेशन चाहिए। एक मिनट। 1-2 का है, 2-3 का नहीं है। लेट मी चेक, कहीं तो है क्या। वेट, लेट मी गूगल इट, मुझे मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। Uh, 105. 2-3 का है ना वो, लेकिन Yes, ma'am. 2-3 का. हाँ ये रहा। यस, 2-3 का 105 दिख रहा है आप लोगों को? Could you see my screen? Yes, ma'am. So now we can apply. यहाँ पे लिख देते हैं। Let us write it down. So 2002-3 का inflation index is 105 and 2021 का कितना है? 2021 का कितना है? अभी हम इतनी देर से वही कर रहे हैं ना। 2021 का इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 301. Yes. Now I want you all to do this problem on your own. Sales consideration is 17 lakhs. Cost of acquisition is 270. उसको index cost of acquisition बनाओ and give me what is capital gain. Short में कर सकते हैं। यहाँ पे ही suppose अगर मैं कर रही हूँ, Mr. Baldev is the seller of property. तो Mr. Baldev what is the full value of consideration? कितने में बेचा? 17 lakhs. Cost of acquisition is 270. So 2,70,000 into 301 divided by 105. What index cost of acquisition you all are getting? कितना आ रहा है index cost of acquisition? 7,74,000. 7 lakh. $7,74,000. Yes, I am waiting for everyone to put their answer in the chat box. Yes, 7,74,000. So what will be my long-term capital gain? Long-term capital gain कितना आएगा? $9,26,000. It is 9,26,000. Yes, very correct. आज किधर है बाकी लोग? आंसर ही नहीं आ रहा है। चार्जेस वगैरह आपने बोले थे ना, लेस होगा वो। हाँ वो अभी तक एक भी प्रॉब्लम में आया नहीं है, शायद नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएगा। डोंट वरी। अभी इसमें था शायद में भी। कहाँ है? एक मिनट मैम, मैंने भी क्वेश्चन नहीं है।
देखो 2,70,000 परचेज था, फिर वो डाई कौन सी डेट को एक्सपायर हो गया वो दिया है, फिर उसके बेटे के बारे में दिया है कि उसने कब प्रॉपर्टी सेल किया और कितने में सेल किया. डू यू सी एनी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर? नो नो, दिख रहा है? नहीं ना, नहीं मैम. तो नहीं है कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर. चलो Mr. X purchased one house property on 1st July 92 for rupees 3 lakh and incurred 1 lakh on its improvement in 95-96. Its fair market value on 1st April was 7 lakhs. And he incurred 5 lakh on its improvement on 12-13. 12-13 में उसने improvement किया है. He sold the house on 1st November 2020 for 92 lakhs. He purchased one commercial building on 1st April 2020 for rupees 50 lakhs. ये कमर्शियल बिल्डिंग का हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है. ये जो कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पे दी है, तो उसने एक कमर्शियल बिल्डिंग परचेज की 50 lakhs की. हमको तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन में इसका कोई यूज नहीं है. यस, आप मुझे इसमें ये बताओ कि क्या आप लोगों का प्रोसीजर क्या रहेगा. सेल की है प्रॉपर्टी 92 lakhs में, या सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 92 lakhs. यस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. कितने में प्रॉपर्टी सेल हुई है? कितने में प्रॉपर्टी सेल हुई है? 92 lakh. 52 lakhs. 92 lakhs. So my full value of consideration is 92 lakhs. कब प्रॉपर्टी परचेज हुई थी? 1992. 1992 मीन्स ये 2001 से पहले है. दिस इज प्रायर टू 2001. तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे. फेयर मार्केट वैल्यू इज 7 lakhs. फेयर मार्केट वैल्यू इज 7 lakhs. अभी आप मुझे बताओ क्या करोगे. फेयर मार्केट वैल्यू लोगे या परचेज प्राइस लोगे? Fair market value. फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे. क्यों? It is high. It is higher. Very simple. Fair market value लेंगे, it is higher. So index cost of acquisition will be 7 lakh into 301 divided by 100. कितना आता है? कितना आता है? ₹21,07,000. Sorry, 21,07,000. Okay. Will you take index cost of improvement which is done on 95-96? 95-96 में जो improvement cost incur किया है वो आप लोगे क्या? No, ma'am. नहीं, क्योंकि वो 2001 से पहले का, तो विल नॉट कंसीडर. लेकिन उसने दूसरा इम्प्रूवमेंट किया है 12-13 में. He has done the second improvement in the year 12-13. Whether you will consider that? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes. So less index cost of improvement index cost of improvement 5 lakhs improvement पे खर्चा किया.
5 lakhs into 301. अभी हम देखते हैं 1213 का इंडेक्स क्या है. 1213 का इंडेक्स है 200. 1213 का इंडेक्स है 200. यस, 1213 का इंडेक्स है 200. सो डिवाइड बाय 200. कैलकुलेट कितना आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. 7,52,500. 7,52,500. 500. यस, वेरी गुड दिवेश. दिवेश आंसर दे रहा है. चलो अभी प्रॉफिट निकालो. दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. 92 lakhs माइनस 21,07,000 माइनस yes, answer is 63,40,500. Answer is 63,40,500. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you all are getting it? समझ में आ रहा है? Yes, Wow, ma'am. Divesh Yes, was ma'am. now first to answer. Divesh, I'm really thankful to you. Now let's see next problem. ये जो 92 लाख का उसका प्रॉपर्टी बिका और उससे उसने कमर्शियल बिल्डिंग लिया, तो ऐसा नहीं होता है. रेसिडेंशियल हाउस अगर बेच रहे हैं ना, तो उसके बदले में हमको दूसरा रेसिडेंशियल हाउस ही लेना है. और उसको कितने तक का रेसिडेंशियल हाउस लेना चाहिए था? 63,40,500 तक का, क्योंकि जितना गेन हुआ है उतना पूरा परचेस करेगा तो उसको टैक्स नहीं लगेगा. Okay. Yes, ma'am. Now, Mr. C purchases a property for rupees 1,06,000 on 15th May 1963. 1963. Will this value be useful to us? ये value हमारे काम की है क्या? Is this value useful to us? Yes, no. No, ma'am. क्यों? क्यों? Because it is earlier. Yes, 2001 से पहले किए हैं. 2001 के पहले कुछ भी होता है तो हमको वो वैल्यू काम में नहीं आती है. The following expenses are incurred by him for making addition or alteration to house property. Cost of construction of first floor. Yes, cost of construction of first floor in 92-93. 92-93 का cost of construction of first floor means cost of improvement. Will it be considered? No, ma'am. No. नहीं होगा. Cost of construction of second floor in 3-4, 2003-2004. Will this be considered? Yes, ma'am. Yes. क्यों? क्यों? It is after 2001 too. Yes, it is after 2001. Reconstruction of the property. Just a minute. हाँ बाबू. हाँ चलेगा. ठीक है. Reconstruction of property in 1213. अभी प्रॉपर्टी को वापस तोड़ फोड़ के वापस नया कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया. अगेन दिस इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2,50,000. The fair market value of the property on 1st April 2001 was 4,50,000 जो हमारे काम का है. House property is sold to Mr. C on 10th August 2020 for 80 lakhs. Expenses incurred on transfer. ये प्रॉब्लम में expenses incurred on transfer दिया है 50,000. Compute
capital gain for the assessment year 21-22. चलो करो. Can you all do this problem? Yes, ma'am. चलो let me see. करके बताओ जरा. I'll give you 5 minutes. I'll give you 5 minutes. इसमें cost of transfer दिया है, हाँ, तो 50,000 आपको माइनस करना है. Cost of transfer. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस करेंगे. Yes, I'll be waiting for your answer. कितना इम्प्रूवमेंट है? 2 बार इम्प्रूवमेंट है. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 बार है. एक 3-4 में है इन 2003-4 और एक इम्प्रूवमेंट है 12-13 में. Yes, I am waiting for your answer. Yes, Nityashri has given me the answer. Others are still doing. Acha, it's rounded off to 53,63,195. Okay, very good.
Yes, very good, Divesh. Happy that you have started answering. चलो, let's see. Anyone who is not able to do it? किसी को नहीं आया हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जिसको नहीं आया हो? Yes, full value of consideration is 80 lakhs. Very good, Sumit. Cost of transfer is 50,000. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू परचेज प्राइस से ज्यादा है, 4,50,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 13,54,500. 13,54,500. यस, वेरी गुड आनम. फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है 3-4 में 3,10,000. 3,10,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 3-4 का इंडेक्स कितना है? 109 ना, 109 है शायद. यस, इट इज 109. कितना आया अमाउंट? 8,56,055. 8,56,055. वेरी गुड. अभी इम्प्रूवमेंट और एक है 250, 2,50,000 इंटू 301 divide by 200. So it comes to 3,76,250. So your final answer is 80 lakhs minus 50,000 minus 13,54,500 minus 8,56,055 and minus 3,76,250. Yes, it is 53,63,195. Clear? Yes, ma'am. Very good. So now let us move ahead. कुछ अलग देखते हैं. Let us find out some new problem. Just a minute. Will you be able to do this problem? It's homework. You can try it on your own. Problem number 7. अभी मिस्टर एक्स, ये प्रॉब्लम देखो. Mr. X acquired a residential property in 79 for 2 lakhs. दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. 79 में एक्वायर किया और कितने में एक्वायर किया? 2 lakhs में. उसकी मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001 इज 1,80,000. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है बताओ? उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2 lakh एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज 180. तो आप क्या लोगे? व्हाट यू विल टेक? 2 lakh, whichever is higher. यस, वेरी करेक्ट. 2 lakhs लेंगे. यस प्राची, वेरी करेक्ट. यस, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कम है जबकि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, 2 lakhs है. तो हम 2 lakhs लेके कैलकुलेशन करेंगे. ओके. उसने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया 2007 में. 3 lakhs एक्सपेंडिचर है.
सेकेंड फ्लोर अक्टूबर 2011 में 4 लाख. He constructed third floor also in February 2012 by incurring 5 lakhs. He sold the entire house in January for 1 crore and paid brokerage 1 lakh. ये brokerage is transfer expenses. Brokerage क्या है? Transfer expenses है. Okay. Will you be able to do it? Yes, ma'am. चलो करो, फटाफट करो, जल्दी करो. I'm waiting for you all. If there is any doubt, please put it on the chat box. सितंबर 2007 मतलब आप क्या लोगे? सितंबर 2007 मींस कौन सा ईयर? 7-8 7-8 का इंडेक्स देख लेते हैं कितना है. 7-8 का इंडेक्स है 129. यहाँ पे लिख देती हूँ. 2007-8 का इंडेक्स है 129. फिर उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन उसने किया 11 में, अक्टूबर 11 में, मीन्स 11-12. 11-12 का इंडेक्स है 184. 11-12 का इंडेक्स है 184. फिर उसने कंस्ट्रक्शन कब किया? February 12. February 12 मीन्स अगेन 11-12 ही हुआ ना. February 12 मतलब February 12 also comes in 2011-12. That is index is 184. That's all. Selling price is 1 crore, sorry. Cost of transfer, that is brokerage, is 1 lakh. 1 lakh ही था ना? Yes. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेके इसमें क्या लेंगे? परचेज प्राइस, दैट इज 2 lakhs into 301 divided by 100. Index cost of improvement 3 lakh और ये इम्प्रूवमेंट कौन से ईयर में हुआ है? 7-8 में. कितना इम्प्रूवमेंट किया है? 3 lakhs. यस, ये कितना आया? 7 lakh. एग्जैक्ट. Yes, ma'am. ओके. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ 12-13 नहीं 11-12 ऑफ 11-12 मैं क्लब कर सकती हूँ क्योंकि दोनों एक ही साल में खर्चा हुआ है. 4 lakh and 5 lakh is 9 lakhs. I can club it out and then I'll do calculation. तो उससे मेरा टाइम बचेगा. Divide by 184.
So how much it comes to? मैंने क्लब कर दिया क्योंकि दोनों सेम ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ तो टोटल करके करूंगी ना 9 lakhs into 301 divided by 184. So it comes to 14 lakh 72,283. Yes, Divesh, correct. And long-term capital gain is 63 lakh 73,217. Yes. Done. Everyone. Till you all say me, yes, it's done. I won't move ahead. ये हमारा टाली नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. मैम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 6,02,000 आएगा ना? क्यों? एक मिनट, just let me check. कैसे आया 6,02,000? आप लोग मुझे वो बताओ. मैम आप 2 lakhs into 301 upon अच्छा, ये कैलकुलेशन रॉन्ग है. यस मैम. जस्ट अ मिनट. मेरे को नहीं पता, आप लोग मुझे कैलकुलेशन करके दे रहे हो ना. यस यस यस, यू आर करेक्ट. 7 लाख जिसने भी बताया, वेरी बैड. मैम 7 लाख नीचे वाले का था, आपने वो ऊपर वाला नहीं अच्छा पूछा अच्छा था. अच्छा, ओके, इट वाज माय मिस्टेक. आई एम सॉरी देन. फाइन. नाउ आंसर इज करेक्ट. यस मैम. Can we move to the next problem? So I think rest of the all problems are similar type. Yes, let us do some exemptions back to PPT. एक लास्ट कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. मैम 8th वाले सम में हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है. Let me check.
कौन सा प्रॉब्लम जो अभी हमने किया? Yes, ma'am. In fact, I was also wondering on that why this answer is. एक मिनट ना, let me check. No, I think वहां पे ही मिस्टेक है, यहीं पे मिस्टेक है. ये जो आंसर है ना, there some mistake is there. Okay, हमारे एंड से कोई मिस्टेक नहीं है. So actually I was taking up you all to certain things, exemption specially. Yes, exemptions under section 54. ये आपके काम का है. Means this can be used anytime when you file your return. This is very important. एग्जाम्पशन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो इनकम जो टैक्सेबल नहीं होती है, which is tax free income. The income which is tax free is called exempted income. Conditions gain are from transfer of residential house property. आपको कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से. इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. Asset in assessee should invest in another residential house property within the specified limit. उसको कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही दूसरा कैपिटल एसेट परचेज करना है. जितना भी कैपिटल गेन हुआ है उतना ही उसको इन्वेस्ट करना है दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में. एंड इट शुड बी अ रेसिडेंशियल हाउस. मतलब उसने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल किया तो उसको जो नया प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, दैट शुड आल्सो बी अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. सपोज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के वो अगर इफ ही परचेजेस अ कमर्शियल प्लॉट, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 74. उसने अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. सो उसको कंपल्सरीली क्या परचेज करना है? He has to purchase a residential house property. और जो नया एसेट वो परचेज करेगा, न्यू हाउस, उसको वो 3 इयर्स तक सेल नहीं कर सकता है. अगर उसने 3 इयर्स में उसको सेल कर दिया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. Again, gain from transfer of residential house property is applicable to individual and HUF. Asset sold should be a long-term capital asset, means long-term capital gain ही होना चाहिए. SSE should invest in another residential house property within the specified time limit. New asset should not be sold within 3 years of capital gains. Ma'am, हाँ, what will be the specified time limit? it is 3 years. Okay, ma'am. मतलब अगर मैंने प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद, फॉर एग्जांपल मुझे कोई दूसरी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, तो मुझे उसको कैपिटल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. देयर आर स्पेशल बॉन्ड्स कि आपको कैपिटल गेन होता है ना, तो वो स्पेशल बॉन्ड्स में ही आपको इन्वेस्ट करना है. एंड वंस यू गेट द प्रॉपर्टी, आपको अपने पसंद की प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो बॉन्ड्स आप सेल करोगे
या वो बॉन्ड्स आप विड्रॉ कर लोगे, उसके बदले में जो भी वो कैपिटल गेन है उससे आप वो नई प्रॉपर्टी खरीदोगे। देखो काफी बार क्या होता है, सपोज इफ आई हैव अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड आई हैव सोल्ड दैट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, नया घर मिलने में टाइम चला जाता है, इट टेक्स 6 months, 1 year, 1.5 year, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो वो जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप में मेरा जितना भी कैपिटल गेन हुआ है उसको मुझे कैपिटल गेन बॉन्ड्स में डालना पड़ेगा, और उस बॉन्ड से जो भी वो बॉन्ड्स में वो पैसा सिक्योर्ड रहेगा, और जिस दिन आई फाइनलाइज द प्रॉपर्टी देन आई कैन सेल दैट बॉन्ड, उससे पैसा मिल लेके आई कैन इन्वेस्ट इन कैपिटल अगेन इन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। बट ये इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया 3 years। कोई भी एसएससी है उसको 3 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी खरीदनी ही है, ही कैन नॉट डिले इट मोर देन 3 years। Now 54D is available if land or building forming part of an industrial undertaking is compulsorily acquired by the government and which is used during 2 years for industrial purposes prior to acquisition। मतलब आपके पास कोई इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कर रही है, गवर्नमेंट के एक्विजिशन से 2 साल पहले तक, एक्विजिशन से पहले 2 साल आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। इट इज अवेलेबल टू HUF, इंडिविजुअल, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबको मिलता है। एसेट्स सोल्ड कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन है, तो कंपल्सरी एक्विजिशन में पीरियड ऑफ होल्डिंग डजंट मैटर्स। इन्वेस्टमेंट इन लैंड ऑन बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस विद इन 3 years, 3 years में आपको दूसरा लैंड बिल्डिंग खरीदना है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होगा। जैसे रेसिडेंशियल हाउस बेच के क्या करना है, रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदना है, वैसे ही इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग जाता है तो उससे जो पैसा मिलता है उसको भी आपको इंडस्ट्रियल लैंड पे ही इन्वेस्ट करना है। जो नया एसेट आप परचेस करोगे वो 3 साल के अंदर नहीं छोड़ सेल कर सकते, यू कैन नॉट सेल इट बिफोर इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इज योर कैपिटल गेन अमाउंट, जितना भी गेन हुआ है उतना करो या उससे कम। मैम मैम कोई भी नए एसेट को 3 years तक होल्ड करने का कोई स्पेशल बेनिफिट है? सॉरी, कुड नॉट गेट यू। यहाँ पे लिखा है ना कि द न्यू एसेट शुड नॉट बी सोल्ड विद इन 3 years, हाँ, so is there a specific benefit मतलब दिस इज ओनली द स्पेसिफिक बेनिफिट ना। अगर आप or is it a rule? हाँ, Is it like a rule? नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन समीक्षा। मैम यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ना, न्यू एसेट शुड नॉट, हाँ, शुड नॉट बी सोल्ड विद इन 3 years ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि 3 साल के अंदर अगर आप सेल कर देते हो तो वो उस पे जो प्रॉफिट होगा दैट विल बिकम योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स ज्यादा होता है, इट इज इंक्लूडेड इन योर इनकम, whereas long term capital gain is charged to a flat rate of income tax which is 20%। अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे टोटल इनकम में नहीं आता है, उसको अलग से दिखाया जाता है और उस पर अलग से टैक्स जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज इंक्लूडेड इन माय टोटल इनकम, और अगर मेरा टोटल इनकम 10 लाख के ऊपर चला गया तो उस पर टैक्स रेट 30% लगेगा। दिस okay इज ma'am, understood. इसके लिए ये पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया तो यू विल पे मोर टैक्स। ओके, this is Yes, what you were ma'am. asking, Samiksha? Yes ma'am, exactly. Okay, fine. Now 54 EC, available if any long-term capital asset is transferred after 31st March 2000, it is available to any person. Asset should be a long-term capital asset. Investment within 6 months in bonds of 9 RECL, which is redeemable after 3 years. Means again, these are the bonds. मैंने बोला ना capital gain bonds होते हैं, तो ये वही कैपिटल गेन बॉन्ड्स है। आई डोंट नो देयर फुल फॉर्म्स, यू विल हैव टू सर्च फ्रॉम द नेट, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। और ये बॉन्ड्स जो है ना 3 years के बाद ही रिडीम होते हैं।
न्यू एसेट शुड नॉट बी सोल्ड विद इन द 3 years बिकॉज अगेन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा एंड इट विल बी टैक्सेबल विद अ हायर रेट। मतलब कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हो और उस पे आपको कैपिटल गेन होता है तो वो कैपिटल गेन को आपको बॉन्ड्स में डालना है। 6 महीने के अंदर बॉन्ड्स में डाल दो। ये बॉन्ड्स है NHAI और RECL। ये बॉन्ड्स में आप उसको 3 साल से ज्यादा तक इन्वेस्ट करके रखो तो आपको कैपिटल गेन पे कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। 54F ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को 2 एग्जाम्पशन ऑलरेडी मिल चुके हैं, 54 में भी 54B में भी और इनफैक्ट 54 EC में भी। तो अब ये जो एग्जाम्पशन है ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा के लिए है, इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है। इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन टाइम लिमिट। मतलब क्या है, मैंने कोई दूसरा एसेट बेचा है विच इज नॉट अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मेरा कमर्शियल शॉप था, मैंने वो बेचा, लेकिन वो बेच के भी अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा। वो एसेट को 3 महीने के अंदर नहीं सेल करना है। अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू कैप एग्जाम्पशन का अमाउंट इसमें फॉर्मूला है, जितना इन्वेस्ट किया इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। प्रोपोर्शनेट अमाउंट का आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। ये आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। दिस इज हायर लेवल, ये ज्यादा है, हायर लेवल का, आपके लेवल का नहीं है। यू आर जस्ट लर्निंग इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में इतना कुछ आता नहीं है। Exemption in respect of long-term capital gain in case of specified securities। अगर आपके पास कुछ specified securities है और जिसपे आपको long-term capital gain हो रहा है तो उसका capital gain का whether it is exempt under section 1038। मेरे पास कोई equity shares है किसी कंपनी के जिसपे मैंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरा है, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो देन उस शेयर्स पे मुझे कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना है। इट्स लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। इट विल बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। और सेल जो है वो 1 अक्टूबर 2004 के बाद होनी चाहिए। दैट सेल शुड बी आफ्टर 1 अक्टूबर 2004। So I think we are sufficiently done with capital gain. आपको बेसिक आइडिया तो मिल गया है? Are you clear? Yes, ma'am. So then I can say goodbye to you all. मैम Yes. मैम मुझे एक छोटा सा डाउट और है. बोलो ना While बेटा। we were working on problems, I understood how the calculation. Am I audible? Yes, yes, you are audible. I'm Okay. unable to hear you, maybe because of my laptop sound is below, so I'm not able to hear you. No problem. Bolo na. Is it better now? Yes, it's better now. Yeah, so while we were working on problems, I understood how the calculation is done, but Yes. मुझे ये doubt है कि why are we taking 301 again and again? क्योंकि जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है ना जिसके लिए हम कैलकुलेशंस कर रहे थे वो प्रीवियस ईयर था 2021। मतलब जो भी एसेट सेल हुआ था वो 2021 में हुआ था। आप अगर आपका प्रॉब्लम शीट देखोगे तो जो भी एसेट सेल हुआ है वो सारा 2021 में ही सेल हुआ है। देखो 1 जनवरी 21 मींस 2021, यहाँ पे भी सितंबर 20 में आपका प्रॉपर्टी सेल हुआ है मींस अगेन इट इज 2021। Okay. मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर है ना जिसके लिए आप कंप्यूटेशन कर रहे हो वो 2021 है, तो 2021 के इंडेक्स से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर सपोज आप कैलकुलेशन कर रहे हो 21-22 के लिए, अभी देखो आज 21-22 आज खत्म हो जाएगा बराबर, कल से 22-23 चालू हो जाएगा। यस तो Yes. सपोज अभी कल से अगर कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो फिर उसको अकॉर्डिंगली वो
जिस ईयर में सेल हो रही है उस ईयर का इंडेक्सेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना. Right. Got it? Yes, got it. Thank you. Yes, ma'am. Yes. Anything else? Ma'am, Yes. do we have to learn all these sections? Sections. Section 54 and 54B is important for you. But otherwise, I don't think sections are important. You should understand basically के capital. देखो आपका ये जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स उसका बेसिक पर्पस क्या है that you should understand the basics and I think we have done through the basics. So sections doesn't matters to us. It adds to our knowledge, that's all. Okay, ma'am. Thank you. Thanks a lot everyone. So thank you. 2 days journey was very nice with you all. I enjoyed. In fact, after a very long time, I have been taking taxation. So thank you all. Thank you so much. Enjoy your Chandi Utsav now. Thanks a lot. Take care Thank you, ma'am. and continue with the same interest. At least by the end of the session, you'll be able to file one return at least, one income tax return. You can file your own return. In fact, I'll say that कि जैसे ही आपका ये खत्म होता है ना कोर्स तो वैसे भी 31st March हो गया तो you can file your own return. This will help you all to understand कि कैसे होता है. Okay. Thanks a lot. Take care. Stay safe. Stay healthy. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.